हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में देखा जाए तो अब बिहार स्पेशल की क्लास थर्ड है, ठीक है, तीसरी क्लास है बिहार स्पेशल की। और यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग बिहार इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने जैन धर्म बौद्ध धर्म पे छोड़ा था। उसके बाद फिर मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करनी थी, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य से संबंधित देखा जाए सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मौर्य, फिर उसके बाद में देखा जाए चाहे आप प्राचीन इतिहास, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्राचीन इतिहास का जो सेक्शन है ना वो भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और बिहार के इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो बिहार का इतिहास है वही भारत का इतिहास है और जो भारत का इतिहास है वो बिहार का इतिहास ही है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर बिहार इतिहास। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 71वीं बीपीएससी का जो रिवीजन सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारे द्वारा देखा जाए घटना चक्र के टीम द्वारा पूरा संचालित किया जा रहा है 71वीं बीपीएससी का रिवीजन सीरीज। और इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है तो देखा जाए 50+ वीडियो क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसमें देखा जाए लगभग 30+ क्लास जो हमारी पूरा कंटेंट है कंटेंट पर होगा और लगभग 20 क्लास ऐसी होंगी जिनमें डिस्कशन किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कंटेंट की यहाँ पर देखा जाए हार्ड कॉपी जो होगी उसकी फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार स्पेशल की इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके बीच लाई जाएंगी, जो जिम्मा मुझे मिला है कि मैं बिहार स्पेशल आपको पढ़ाऊं। ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट बीपीएससी के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ बिहार तथ्यसार की जो किताब हमारी आती है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये पूरा कंटेंट देखा जाए 499 में आप इसको अवेल कर सकते हैं, 499 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहां पर आप मेरा रेफरल लेकर जाएंगे, इस वीडियो के लिंक में एक देखा जाए डिस्क्रिप्शन जो होगा या पिन कमेंट आप चेक करेंगे वहां पर एक लिंक होगा, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 10% डिस्काउंट आप ऐप पर डायरेक्टली जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट यहीं पर 499 में ही परचेज करना होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं, इस वीडियो के पिन कमेंट के माध्यम से जाएंगे तो वहां पर एक मेरा देखा जाए एफिलिएटेड लिंक लगा हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा जाए तो हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम आते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, टू द पॉइंट बातें यहां पर करेंगे। जितनी भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पर मैटर के फॉर्मेट में सारी चीजें लिखाई गई हैं। ठीक है, सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद करना चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहां पर टू द पॉइंट लिखा गया है। इसके बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, संभावना यही है कि यहीं से आपके सारे सवाल फंस जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। बृहद्रथ वंश जो था यह मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। ठीक है, जरासंध जो था, जरासंध इसी वंश का शासक था जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जरासंध जो महाभारत में वर्णित है ना, ठीक, भीम ने जरासंध के देखा जाए जरासंध के पैरों को चीर के एक साइड इधर एक साइड इधर फेंक दिया था। ठीक है, तो वो जो कहानी है जरासंध जो है वो यहीं से संबंधित था। अब यहां पर मगध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, अथर्ववेद संहिता में मिलता है। कहां पर मगध का सर्वप्रथम उल्लेख, कहां पर, अथर्ववेद संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। वहीं पर आगे हम बात करें तो वैदिक साहित्य में मगध के लोगों को क्या कहा जाता था, व्रत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, व्रत्य कहा जाता था। व्रत्य शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक साहित्यों में मगध के लोगों के लिए, जिसका अर्थ क्या होता था, पतित या अधिच्छित या बाहरी। ठीक है, अधिच्छित जिनको दीक्षा न दी गई हो या पतित शब्द से उल्लेखित किया जाता था जो मगध के लोग थे। आगे हम चर्चा करें तो तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण 3 4 1 1 1 में मगध के लोगों को तेज बोलने वाला बताया गया। मतलब जो तेज बोलने वाले होते हैं ना, तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया कि जो मगध के लोग होते थे ये तेज बोलते थे, लाउडली बोलते थे। आगे देखें, गौतम धर्मशास्त्र के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार, गौतम धर्मशास्त्र एवं मनु संहिता के अनुसार देखा जाए तो मगध एक मिश्रित जाति का धोतक है जो वैश्य पुरुष और क्षत्रिय महिला के संस्करण से निरसित है। ठीक है, वैश्य पुरुष और क्षत्रिय महिला के देखा जाए संकरण से निरसित है। यहां पर किसकी बात की जा रही है, मगध की। ठीक है, चलिए आगे देखें। सांख्यायन अरण्यक में कहा गया है कि मगध, ठीक है, यहां पर देखा जाए सांख्यायन अरण्यक में एक चीज कहा गया है कि मध्यमा प्रतिबोध का जो पुत्र है वो मगध का निवासी था। मध्यमा प्रतिबोध का जो पुत्र था वो मगध का निवासी था। ये किसमें कहा गया है, ये सांख्यायन अरण्यक में कहा गया है। अरण्यक का मतलब आप जानते हैं जो जंगल में लिखा गया वही अरण्यक है। अब यहां पर चलिए चर्चा करते हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर देखा जाए चर्चा कर लेते हैं।
अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन सा? मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश को भी बताया गया कुछ अन्य साहित्यों में, ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। ये आपके प्रीआईक्यू पूछा जा चुका है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी या प्रसेनजित की बहन थी, इनसे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। ये चीज आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, इवन यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। जो प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है, प्रसेनजित की बहन थी कौशला देवी, ठीक है, ये कौशल की राजकुमारी थी कौशला देवी। पूछा क्या था कि प्रसेनजित की पुत्री थी, पुत्री कर दिया था, बहन की जगह पे पुत्री लिख दिया था, तो वहां पे वो ऑप्शन वो मतलब कथन गलत हो गया था, ठीक है। तो याद रखना, बिंबिसार को देखा जाए तो काशी जो दहेज में प्राप्त हुआ था, किस लिए प्राप्त हुआ था? इन्होंने कौशल की राजकुमारी थी कौशला देवी जो प्रसेनजित की बहन थी, उनसे विवाह किया था, इसी कारण से देखा जाए तो बिंबिसार को जो काशी क्षेत्र था वो दहेज में प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, इसके अलावा वैशाली की राजकुमारी चेरन्ना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज जो था वो मगध में मिला लिया था, ठीक है। अंग के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो अंगराज था इसको देखा जाए तो बिंबिसार के द्वारा जीत कर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे चर्चा करें, उसका अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में चंड प्रदोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो जीवक था उसको भेजा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि बिंबिसार किसका अनुयायी था? महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। ये पूछा जा चुका है आपसे। आगे देखें तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ये सीडीपीओ 2018 का पीवाईक्यू है, सीडीपीओ पूछा जा चुका है आपके बीपीएससी में। चलिए आगे देखते हैं, विनय पिटक के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि बिंबिसार जो था ये 80,000 गांवों का प्रमुख था। बिंबिसार जो था ये 80,000 गांवों का प्रमुख था। ये बात किस में कही गई है? तो ये विनय पिटक में कही गई है, ठीक है। आगे देखें तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि उसका पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर, पितृहंता कहा जाता है अजातशत्रु को, तो क्या किया था? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना था, ठीक है। और अजातशत्रु का टाइम पीरियड कब से कब है? यहां पर देखा जाए तो 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच में है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और संधि भी हो जाती है, ठीक है। बिंबिसार की हत्या की जाती है तो उसके बाद क्या होता है? जो काशी के नरेश थे प्रसेनजित, ठीक, काशी के नरेश प्रसेनजित थे, उन्होंने मगध को वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? उनकी बहन की शादी हुई थी और जब जीजा की हत्या हो गई तो उसके बाद अपने जो भांजे थे भांजे से वापस ले लिया था, ठीक है। बाद में क्या होता है? दोनों के बीच युद्ध होता है, फिर संधि हो जाती है। यहां पर देखा जाए तो अजातशत्रु का कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह भी होता है। जो कौशल की राजकुमारी थी वजीरा, उनके साथ विवाह भी होता है और उसे काशी जो है वो पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वास्यकार की मदद से वज्र संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो ये कार्य किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। उसके ही शासनकाल में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस हर्यक वंश के शासनकाल में हुई थी? कौन सा राजा था उस टाइम पे? ये सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है, सीडीपीओ में पूछा गया था ये। तो ये महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये अजातशत्रु के टाइम पीरियड पर हुई थी, ठीक है। यहां पर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि 483 ईसा पूर्व में जो राजगृह में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो किस राजा के टाइम पीरियड पर किया गया था? तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड पर किया गया था और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन जो था ये मगध का शासक बना। उदयन जो था अजातशत्रु के बाद देखा जाए तो मगध का शासक बनता है और उसने अपनी राजधानी राजगृह ग्रीवज जिसको कहा जाता था उससे स्थानांतरित कर क्या बनाया? उससे स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उदयन के द्वारा ही देखा जाए तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई जाती है। और यहां पर हम बात कर ले पाटलिपुत्र के बारे में तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया नगर था, ठीक है। गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित है पाटलिपुत्र। चलिए आगे हम बात कर लें। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक कि क्रमशः अल्पकाल तक ही शासन किया। उदयन के बाद देखा जाए तो उसके 3 पुत्र हुए जिन्होंने शासन किया, लेकिन उनका शासन जो पीरियड था वो बहुत छोटा था, बहुत कम समय के लिए उन्होंने शासन किया। तो इसके 3 पुत्र कौन कौन से थे? अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था, ठीक है। चलिए अब यहाँ परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद संहिता में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध
कि लोगों को व्रात शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ पतित एवं अधीक्षित होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। तैत्रीय ब्राह्मण वाली बात, जो तेज बोलने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर रिपीट हो गई है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मगध का उत्कर्ष है, मगध के उत्कर्ष के बारे में कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो हर्यक वंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा की जाती है। और इसके जो पुत्र का नाम था वो क्या था? अजातशत्रु इसके पुत्र का नाम था। और उसी के टाइम पीरियड पर देखा जाए तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसमें सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना की गई। अजातशत्रु का पुत्र देखा जाए उदयन हुआ, वो भी पितृहंता था, अपने पिता की हत्या की। जो उदयन था ये बेसिकली जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें, ये जैन धर्म का अनुयायी था, साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित की। राजधानी किसको बनाई? इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। वो वही पाटलिपुत्र है जो गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पर इसके 3 पुत्र हुए। पुत्रों का नाम अनिरुद्ध, नागदशक और मुंडक इसके पुत्रों का नाम था। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं मगध के अंतर्गत शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है। अब शिशुनाग वंश के बारे में बात कर ले तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। राजधानी क्या थी? वैशाली इसकी राजधानी थी। यहीं पर देखा जाए तो कालाशोक या काकवर्ण इसी शिशुनाग वंश का शासक था, जिसके टाइम पीरियड पर देखा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। और द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होता है, मुख्य बातें क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म था वो स्थाविर तथा महासांघिक में बट गया, विभाजित हो गया। और जो शिशुनाग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। आगे हम बात कर ले नंद वंश के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जब मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो तीसरा वंश क्या है? यहाँ पर नंद वंश है। और नंद वंश के बारे में चर्चा कर ले तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? यहाँ पर देखा जाए नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा? महानंदिन के द्वारा, जिसको महापद्म नंद के नाम से भी जानते हैं। महानंदिन या महापद्म नंद के द्वारा की गई। 8 पुत्र का शासन इसके, मतलब इसके देखा जाए 8 पुत्रों ने भी शासन किया नंदवंश के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 8 पुत्रों का शासन। उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाड़क या दस सिद्धि, कद, कैवर्त, घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो पहला शासक कौन था? महानंदिन या महापद्म नंद पहला शासक था नंदवंश का। उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। और जो घनानंद था ये जो नंदवंश था, घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। और इसी की हत्या कर, घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो तो हमने चार्ट में यहाँ पर देखा ही, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर। तो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व के बीच में देखा जाए शिशुनाग वंश का शासनकाल था। और शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक के अमात्य वह काशी के राज्यपाल था। जो शिशुनाग था वो बेसिकली था क्या? ये हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था ना, नागदशक, ठीक है, उसका अमात्य था। अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री हो जाता है, प्रधानमंत्री व काशी का राज्यपाल भी था। शिशुनाग ने क्या किया कि शिशुनाग ने अवंती, कौशल, वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो जो शिशुनाग था इसके पश्चात इसका पुत्र कालाशोक, ठीक है, कौन? कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ये शासक बना। अब उसके बाद क्या होता है? तो काकवर्ण या कालाशोक के टाइम पीरियड पर ही देखा जाए तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में आयोजित की जाती है। और इसमें मुख्य घटना यही होती है कि जो बौद्ध धर्म था ना, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, स्थाविर और महासांख्यिक में बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन या महानंदिन जो था ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं नंदवंश के बारे में। अब नंदवंश के बारे में चर्चा करें तो इसका टाइम पीरियड 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व के बीच में। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना की। यहां पर हम बात करें तो पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक की उपाधि प्रदान की गई है पुराणों में। किसको? महापद्म नंद को, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है, पीवाईक्यू में, यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में ये बात पूछी गई थी कि सर्वछत्रांतक किसकी उपाधि है? महापद्म नंद की उपाधि है। और जो नया ट्रेंड है, आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जा सकता है? एक तरफ राजा के नाम दे दे और दूसरी तरफ हो सकता है उनकी उपाधि दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, अन्यथा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे हम बात कर ले, जो महापद्म नंद था उसे एक छत्र या एक राड भी कहा जाता था। एक छत्र या एक राड भी कहा जाता था। यहां पर हम चर्चा करें, उसे शूद्र या दासी पुत्र बताया गया है। जो महापद्म नंद था इसको दासी पुत्र या शूद्र बताया गया है। इसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, है, कलिंग, सूरसेन, मिथिली, फिर उसके बाद देखें अश्मक, वितिहोत्र राज्य का शासक बताया गया है, ठीक है। इसके समय में देखा जाए तो मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। महापद्म नंद के टाइम पीरियड पर देखा जाए तो जो सीमा थी मगध साम्राज्य की वो गंगा नदी को पार कर गई थी।
और नंद वंश का देखा जाए तो अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। इसी के समय देखा जाए तो सिकंदर का आक्रमण हुआ और घनानंद सिकंदर का समकालिक था। ये पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है कि घनानंद किसके समकालिक था या सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा कौन? सिकंदर के समकालीन मगध का शासक कौन था? सिकंदर के समकालीन मगध का शासक था घनानंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो घनानंद के शासन के दौरान ही देखा जाए तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इसी वजह से यह सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सिकंदर के समकालीन मगध का शासक कौन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किंवदंतियों में यह मिलता है कि घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। ठीक है, जो चाणक्य था, ठीक है, चाणक्य को अपमानित किया गया था। किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा। और तभी चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। और उसके बाद गुरु बने चंद्रगुप्त मौर्य के, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही देखा जाए मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ये किंवदंतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, बिहार स्थित जो महाजनपद थे उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए अंग महाजनपद, ठीक है, अंग महाजनपद के बारे में वर्तमान स्थिति देखें तो कहां पर है? भागलपुर व मुंगेर में अवस्थित है। प्रमुख नगर उस टाइम पे कौन थे? तो अश्वपुर और भद्रिका, ये प्रमुख नगर थे महाजनपद टाइम पीरियड के। ठीक है, राजधानी क्या थी? राजधानी थी चंपा। अन्य नाम देखें तो अन्य नाम क्या मिलता है? अन्य नाम यहाँ पर मालिनी मिलता है। महाभारत, हरिवंश और अन्य पुराण में देखा जाए तो चंपा को मालिनी कहा गया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखें तो जातक कथाओं में इसको काल चंपा के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से? काल चंपा के नाम से जाना गया है। जैन ग्रंथों में से देखा जाए तो वडिंग्यम कहा गया है। क्या कहा गया है? वडिंग्यम कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो चंपा एवं गंगा नदी के जो चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर अवस्थित है ये चंपा नगरी। ठीक, जो अंग महाजनपद है, ये अंग महाजनपद किस नदी के तट पर अवस्थित है या किस नदी के संगम पर अवस्थित है? तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि चंपा और गंगा नदी के संगम पर अवस्थित है ये। ठीक है, और यहां पर हम बात कर ले प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था अंग। ठीक है, अंग। और अंतिम शासक कौन? यहां पर देखा जाए तो ब्रह्मदत्त, बिंबिसार द्वारा पराजित हुआ था। ब्रह्मदत्त के द्वारा, ब्रह्मदत्त को पराजित कर ही देखा जाए तो बिंबिसार ने, ठीक, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित किया। और उसके बाद में जो अंग महाजनपद था ना, इसको किसमें मिला लिया था? इसको मगध में मिला लिया था। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मगध में देखा जाए विलय किया गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। और बिंबिसार ने किसको पराजित किया था? बिंबिसार ने पराजित किया था ब्रह्मदत्त को। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। अब यहाँ मगध साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जब मगध साम्राज्य की स्थापना हुई तो शुरुआत में इसकी राजधानी थी गिरिवज्र, ये इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। और उसके बाद देखा जाए परिवर्ती या बाद में राजधानी क्या बनती है? पाटलिपुत्र बनती है। और ये जो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था ना, ये गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित था। ठीक है, गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित है पाटलिपुत्र। ठीक है, चलो आगे हम बात कर ले इसकी अन्य नाम क्या मिलते हैं। जो मगध साम्राज्य था इसका कुछ अन्य नाम भी मिलता है। कहां कहां पर क्या क्या बातें कही गई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए गिरिबब्बज, गिरिबब्बज महावग्य में कहा गया है। महाभारत में इसको राजगृह कहा गया है। ठीक है, और कहीं कहीं देखा जाए महाभारत में बृहद्रथपुर भी मिलता है। बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ बताया गया यहाँ का शासक था, और बृहद्रथपुर भी कहा गया है महाभारत में। मगधपुर के नाम से भी उल्लेखित किया गया है मगध को। ठीक है, रामायण में इसको वसुमती कहा गया है। रामायण में वसुमती जो उल्लेख मिलता है उस किसको कहा गया है? तो ये मगध साम्राज्य को कहा गया है। ह्वेनसांग के द्वारा देखा जाए तो इसको कुशाग्रपुर कहा गया है। ह्वेनसांग जो आया था, चीनी यात्री था, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, उस यात्रियों की राजकुमार यानी कि ह्वेनसांग ने मगध साम्राज्य को क्या कहकर संबोधित किया? तो उसने कुशाग्रपुर कहकर संबोधित किया गया था। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पहले पूछा भी जा चुका है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल भी है। यहाँ पर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुशाग्रपुर किसने कहा है? 4 ऑप्शन थे वहां पर, ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या चाओजू कुआ। तो वो सही आंसर क्या था? कुशाग्रपुर के द्वारा, कुशाग्रपुर जो नाम था ये ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया था। आगे देखें, जो सारपुरी है, सारपुरी किसके द्वारा कहा गया है? सारपुरी बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। किसके, कहां पर कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में मगध को सारपुरी कहा गया है। ठीक है, और इसके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। कुछ अन्य नाम देख लेते हैं। इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता था? कुसुमपुर कहीं कहीं उल्लेखित मिलता है। पोलीब्रोथा, यहां पर देखा जाए तो पोलीब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने इसको पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने इसको पोलीब्रोथा कहा है। पाटलीग्राम के नाम से भी आप जानते हैं इसको। यहां पर देखा जाए तो वैदिक साहित्यों में इसको पाटलीग्राम के नाम से जाना गया है। अजीमाबाद इसका नाम था। ठीक है,
और गंगा और सोम नदी के संगम पर ये अवस्थित है। ये बातें मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मगध साम्राज्य था उससे संबंधित जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए वो सारी जानकारी यहाँ पर चित्रात्मक रूप से आपको प्रदर्शित करके बताने जाएगा प्रयास भी किया गया है, जिससे याद करने में आपको आसानी होगी। चलिए अब आते हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक, मौर्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो आपकी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी है, उन सभी बातों को यहाँ पर समाहित किया गया है। और देखा जाए तो टू द पॉइंट बातें की गई हैं, कोई इधर उधर की कहानी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं और इन बातों को आपको समझाया भी जा रहा है। ये पूरा कंटेंट आपको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में डिलीवर भी किया जाएगा, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। अभी तो हमारा मैटर इस प्रकार से चल रहा है कि थोड़ी बहुत, जैसे बिहार, कुछ लोग यूपी से हैं, पहली बार बिहार दे रहे हैं या बिहार से ही हैं, तो जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास देखा जाए तो वही भारत का इतिहास है, वही बिहार का इतिहास है। जो बिहार का इतिहास है वही भारत का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है वही बिहार का इतिहास है। तो इस वजह से इस मैटर को यहाँ पर देखा जाए अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेबल के फॉर्मेट में भी चीजों को चर्चा करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में भी चीजें आएंगी। जैसा हम लोगों ने देखा जाए आरओ के टाइम पे किया था, वैसे ही देखा जाए तो सिस्टमैटिक तरीके से टेबल को फिर से अरेंज कराया गया है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर डलाने का प्रयास किया गया है और ऐसे ही आगे रनिंग मैटर चलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो यहां देखा जाए पुराण जो है, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो मौर्य वंश है ना, इसके बारे में जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है? पुराणों से भी जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, विदेशी लेखक जैसे मैगस्थनीज है, उसके लेखों से भी ये सब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोट्स कहा था, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसके द्वारा कहा गया है, और ये सवाल आपसे पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है, ठीक। आई थिंक 65 बीपीएससी, 65 बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि सेंड्रोकोट्स किसके द्वारा कहा गया था, तो स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा कहा गया था। एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा है? एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कह के संबोधित किया है किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे हम देखें, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो सेंड्रोकोट्स कहा गया था, इसका चंद्रगुप्त मौर्य से साम्यता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जा रहा है सेंड्रोकोट्स? ये कार्य किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। विलियम जोन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स। यहां पर देखा जाए जेम्स प्रिंसेप जो थे, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि में विकोटित किया गया था। यहां पर देखा जाए 1837 में देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि को विकोटित किया गया था, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा विकोटित किया गया था। और उसके बाद ही देखा जाए तो ट्रिफेंस टेलर जो 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को खोजता है, उसको पढ़ने का कार्य ही यहां पर देखा जाए तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और सिंध नदी को पार कर सिकंदर झेलम के तट पर आ जाता है। यहीं उसकी जो पोरस के साथ युद्ध होता है उसे वितिस्ता या हेडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। वितिस्ता या हेडेस्पीस का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है। सिकंदर या पोरस के बीच में हुआ था, इसको वितिस्ता या हेडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। आगे हम बात कर लें तो व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दी। देखा जाए जो व्यास नदी का तट था तो वहां पर सिकंदर की सेना आके खड़ी हो जाती है और देखती है कि जो जलवायु है वो उनके अनुकूल नहीं है, ठीक है, उनके अनुकूल नहीं है, तो वहां पर आकर खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है और उस समय नंदवंश का शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है, घनानंद था, ये था शासक किसका? नंदवंश का। चलिए आगे हम बात कर ले। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा था। कितने महीने तक? 19 महीने तक यहां पर देखा जाए तो सिकंदर भारत में रहा था। ज्ञातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में, ठीक है, एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। सबसे पहले सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है? एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। और यहीं पर देखा जाए एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, टाइमेकस, डायनोसियस, ये जो यूनानी इतिहासकार थे ना, उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के सिकंदर को बताया कि विश्व विजेता था, पूरी धरती जीत लिया, पूरा विश्व जीत लिया, कोई भी उसके सामने खड़ा होने लायक नहीं था, ये वो सारी बातें इन्हीं सब लोगों ने बताया है। जितने भी यूनानी देखा जाए साहित्यकार थे, रचनाकार थे।
ठीक है, तो अपने राजा को सब लोग बेहतर बनाने का प्रयास ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस, अनाक्रिटिकस और नियरकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। यहां पर आपसे परीक्षा में एक सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। वहां पर देखा जाए सवाल क्या पूछा गया था आपसे बीपीएससी में, यह सवाल पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, अरिस्टोबुलस, अनाक्रिटिकस, फिर नियरकस और एक नाम था डाइमेकस। इन चारों में कौन सा ऐसा देखा जाए इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ, सिकंदर की सेना के साथ भारत नहीं आया था? तो उसमें सही ऑप्शन क्या था? उसमें सही ऑप्शन था डाइमेकस। डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? डाइमेकस देखा जाए तो आया था बिंदुसार के टाइम पीरियड पर। किसके? जो बिंदुसार था, बिंदुसार के टाइम पीरियड पर आया था, तो वो बाद में आया था डाइमेकस। उसके पहले देखा जाए तो सिकंदर के साथ आने वाले यही इतिहासकार थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया है, नाम है अर्थशास्त्र और इसकी मूल भावना जो प्रेरित है वो राजनीति शास्त्र से है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र मतलब आप ये मत समझिएगा कि रुपए पैसे से संबंधित था, ये अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। जो मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पर ज्यादा मिलता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का देखा जाए तो विस्तार करने का प्रयास किया। इस प्रकार से मगध साम्राज्य का शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो महावंश के अनुसार देखें तो मौर्य क्या थे? ये मौर्य कह रहे हैं मौर्य क्षत्रिय थे। महावंश के अनुसार बताया गया है कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। तो यहां पर देखा जाए महावंश टीका के अनुसार मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपरा में मौर्य को क्या कहा गया? इनको भी क्षत्रिय कुल का ही माना गया बौद्ध परंपरा में भी। दूसरी तरफ जो जैन थे, जो जैन परंपरा है, जैन परंपरा में देखा जाए जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, इसको निम्न जाति से संबंधित मानती है। जैन परंपरा मानती है कि ये निम्न जाति से संबंधित था। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में इसको शूद्र कहा गया है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। और पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त के द्वारा ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने का कार्य किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और युद्धोपरांत क्या होता है? संधि हो जाती है। संधि के तहत देखा जाए चंद्रगुप्त को एरिया जो हेरात वर्तमान, फिर उसके बाद देखा जाए अराकोसिया कांधार का जो क्षेत्र था, जेड्रोसिया मकरान बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था, और उसके बाद काबुल का क्षेत्र जो था, ये सारे क्षेत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि यूनान की जो राजकुमारी थी उनके साथ विवाह भी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक। यहीं पर देखा जाए तो भारत का प्रथम साम्राज्य का संस्थापक, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी प्रथम साम्राज्य की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। सेलुकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, वो किसका राजदूत था? वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन करता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किसके द्वारा किया गया? विशाखदत्त के द्वारा किया गया, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? इंडिका उसका नाम था, ठीक है। इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई है? मेगास्थनीज के द्वारा की गई है। ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। जीवन के अंतिम समय में देखा जाए तो चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, जो भद्रबाहु थे ना, उन्हीं के साथ जाकर श्रवणबेलगोला, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। और यहीं पर महामस्तकाभिषेक होता है हर 12 साल में। जैसे आप कुंभ बनाते हैं ना, कुंभ सेलिब्रेट करते हैं हर 12 साल में, उसी प्रकार से देखा जाए तो जैन परंपरा में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर गोमतेश्वर की मूर्ति अवस्थित है, वहीं पर महामस्तकाभिषेक होता है हर 12 साल में, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए तो बिंदुसार को सत्ता सौंपकर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो भद्रबाहु के साथ देखा जाए तो ये श्रवणबेलगोला चला गया। और यहीं पर संलेखना विधि के द्वारा, संलेखना विधि क्या होता है? खाना पीना सब स्वतः छोड़ दिया जाता है, महीनों तक आप उपवास करते हैं, फिर उसके बाद अपना प्राण त्याग देते हैं, यही होती है संलेखना विधि, ठीक है। चलिए यहां पर देखें पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था ये लकड़ी से बना हुआ था। और मेगास्थनीज इसकी तुलना सूसा तथा एकबतना के राजमहलों से करता है। जैसे जिस प्रकार से यूनान में सूसा और एकबतना के महल थे, सेम वैसा ही कहता है कि उससे भव्य महल था चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है। चलिए यहां पर देखा जाए
कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय भी प्राप्त की थी, दक्कन पर भी विजय प्राप्त किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वहीं पर उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है, सुदर्शन झील के निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी सहयोग किया गया था। चलिए अब आते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट डाटा देख लिया, ठीक है, रैपिड फायर तरीके से। अब हम बिंदुसार के बारे में चर्चा करते हैं। तो बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था ये 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच में था। और यहां पर देखा जाए इसे अमित्रघात, भद्रसार या सिंहसेन कहकर पुकारा गया है, ठीक है। अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन ये किसके उपनाम है? ये सारे उपनाम है बिंदुसार के, ठीक है। यहां पर देखा जाए अमित्र चेस्टस, ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अमित्रो चेस्टस यूनानी जो लेखक है या यूनानी इतिहासकार है, अमित्रो चेस्टस किसको कहा था? तो अमित्रो चेस्टस कहा था बिंदुसार को। ये बात आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के समय सीरिया का शासक था एंटियोकस, एंटियोकस इसी का राजदूत था डायमेकस, ठीक है। तथा मिस्र के शासक थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इनका राजदूत था डायनोसियस। ये दोनों मौर्य दरबार में आए हुए थे। और यही सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि सिकंदर के साथ आने वाले जो राजदूत थे उनमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? डायमेकस शामिल नहीं था। डायमेकस जो था ये एंटियोकस, जो सीरिया का शासक था एंटियोकस, उसका राजदूत था। और किसके टाइम पीरियड पर आया था? तो ये देखा जाए बिंदुसार के टाइम पीरियड पर आया हुआ था, ठीक है। और बिंदुसार का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है ये मैंने आपको बता दिया। बिंदुसार जो था ये मुख्यतः देखा जाए तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का बिंदुसार अनुयायी था। चलिए अब आते हैं अशोक के बारे में। अशोक से संबंधित आपके परीक्षा में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखा जाए तो अशोक के अभिलेख जो है या अशोक का शासनकाल या अशोक की जो नीतियां हैं उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जब बार बार सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना उस चीज को हम डिटेल से चर्चा करते हुए चले। यहां पर देखा जाए तो सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल भी था। अशोक जो था राज्याभिषेक से पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थल का या किस क्षेत्र का राज्यपाल था? तो उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल रह चुका था अशोक। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? शासन के 9वें वर्ष कलिंग विजय किया जाता है अशोक के द्वारा। अशोक कलिंग विजय कब करता है? अपने शासनकाल के 9वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में यहां पर कलिंग विजय किया जाता है अशोक के द्वारा। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार देखा जाए तो निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्तिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, शिव की उपासना करता था। और अपने देखा जाए तो भतीजे निग्रोध की प्रवचन के अनुसार देखा जाए तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है, ठीक है, अशोक। और उसके बाद मोगलीपुत्तिस को अपना गुरु बनाता है और उसी का शिष्य बनता है। उसके बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है, ठीक है। चलिए राज्याभिषेक के लगभग 10वें वर्ष उसने बौद्ध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष देखा जाए तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, ठीक है, युक्त रज्जुक प्रादेशिक नामक धम्म महामात्र जो थे उनकी नियुक्ति की जाती है अशोक के द्वारा। और ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। आप पूर्वावलोकन उठाकर देखेंगे तो ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है किस वर्ष देखा जाए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो हुई थी वो 14वें वर्ष हुई थी और बौद्ध गया की यात्रा 10वें वर्ष की गई थी। यहां पर देखा जाए एक पॉइंट और, 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी, गया और उल्विक, ठीक है, यहां पर देखें तो लुम्बिनी और गया की यात्रा की और उसे उल्विक या करमुक्त घोषित कर दिया। और लुम्बिनी से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कि लुम्बिनी की यात्रा अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की गई थी, कितने वर्षों बाद की गई थी? तो 20 वर्ष बाद की गई थी, 20वें वर्ष की गई थी, ठीक है। और यहां पर जो टैक्स था, कर था गया और लुम्बिनी में, इसको 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया था। 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। चलिए आगे देखें। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था, श्रीलंका शामिल नहीं था अशोक के साम्राज्य में, ठीक है। चलिए शिलालेखों में जो प्रमुख भाषा प्रयुक्त हुई है वो कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रमुख भाषा जो प्रयुक्त हुई है उसका नाम है प्राकृत, प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है। और साथ ही साथ देखा जाए इसके अतिरिक्त अशोक के जो अभिलेख है वो कौन कौन से लिपियों में, यहाँ पर देखा जाए आर्मेनिक, खरोष्टी और ग्रीक इत्यादि में भी प्राप्त होते हैं। इसमें अशोक के संदर्भ में प्राप्त होता है पियदस्सी राजा मगधे, पियदस्सी राजा मगधे प्राप्त होता है इन सब अभिलेखों में, ठीक है। और देखा जाए गुर्जरा, मस्की, नेतुर और उद्गोलम, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहां पर
अशोक को अशोक नाम से उल्लेखित किया गया और ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। यहां पर देखा जाए तो भाबरू स्तंभ, ठीक है, भाबूर स्तंभ या भाबरू स्तंभ जो है, यहां पर स्वयं को अशोक ने क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, चलिए अब यहां अशोक के नाम जो वर्णन मिलते हैं, कौन कौन से नाम वर्णित मिलते हैं, सवाल यहां से पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सके उसके लिए पूरी यहां पर लिस्ट दी गई है। अशोकवर्धन ये नाम कहां पर मिलता है, ये विष्णु पुराण में उल्लेखित मिलता है। बुद्ध शाक्य कहां गया, कहां पे कहा गया है, तो मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया अशोक को। पियदस्सी राजा मगधे कहां पर कहा गया है, तो भाबरू लेख में कहा गया है। पियदस्सी राजा कहां पर कहा गया है, जो बराबर गुफा लेख है वहां पर पियदस्सी राजा कहा गया है। रनयो अशोका कहां पर कहा गया है, ठीक है, तो कंगन हल्ली जो अभिलेख है वहां पर देखा जाए तो रनयो अशोक कहा गया है। देवनाम पियदस्सी रुमनदेई निगविलियो रूपनाथ तथा गिरिनार जो अभिलेख है वहां पर देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। महाराज राजकुमार कहां पर कहा गया है, तो पनगोरियार जो अभिलेख है, पनगोर रिया अभिलेख जो है यहां पर कहा गया है क्या, महाराज राजकुमार। अशोक नाम वर्णन कहां पर मिलता है, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये आपके पीवाईक्यू का सवाल है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि अशोक नाम वर्णन मिलता है कहां पर। रान्यो अशोका तो कंगनहल्ली में मिलता है, अशोक नाम सिंपल कहां पे मिलता है, मस्की गुर्जरा नेतुर तथा उडगोलन भी कहा जाता है, इसे उडे गोलन कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, कहीं आप देखेंगे सीधे सीधे उदगोलन लिखा मिलेगा। ठीक, उदगोलन आपको लिखा हुआ मिलेगा किताबों में, जैसे लूसेंट इत्यादि में उदगोलन आपको लिखा मिलेगा। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप इसको उडे गोलन कहें या उदगोलन कहें। ठीक है, यहां पर उल्लेखित मिलता है आपका नाम क्या, अशोक। ठीक है, आगे देखें, रासिलिडस यूनानी लेखों ने कहा है, मलका कहा गया है आर्माइक लेख में, उसके बाद महासूर तथा अपराजित महाभारत में कहा गया है। धर्माशोक कहां पर कहा गया है, तो कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है उसमें अशोक को धर्माशोक कहा गया है। ठीक है, ये है अशोक के कुछ प्रमुख नाम जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, इस लिस्ट को आप देखिए, इसको तैयार करिए और इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सवाल टफ बनाना होगा तो यही पूछेगा पीपीएससी। अब यहाँ पर अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अशोक का सहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये कहाँ पर अवस्थित है, ये सब पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है ये पाकिस्तान में अवस्थित है और ये खरोष्टी लिपि में अवस्थित है, मतलब खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, लिखे गए हैं। तक्षशिला तथा लंगमान किस लिपि में लिखे गए हैं, जो तक्षशिला और लंगमान है ये आर्मेक लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, और शेरकुना यहां पर देखा जाए तो यूनानी तथा आर्मेक लिपियों में उत्कीर्ण है, जो शेरकुना है ये आर्मेक लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, चलिए अशोक के इतिहास के बारे में देखा जाए तो अशोक के इतिहास भी इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। ज्यादातर अशोक के बारे में जो जानकारी है ना वो सारी जानकारियां इन्हीं अभिलेखों से कहीं ना कहीं हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब अशोक के कुछ प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं, कुछ शिलालेख देख लेते हैं। यहाँ पर उनकी कुछ विशिष्ट बातें भी देखेंगे। अशोक के प्रमुख शिलालेख, जो प्रथम लेख है, अभिलेखों की संख्या एक तरफ दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो विशिष्ट तथ्य है उनको बताया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रथम अभिलेख है उसमें क्या बात कही गई है, प्रथम लेख इसमें कहा गया है कि इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया। जो प्रथम लेख है ना इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखें, जो दूसरा लेख है इसमें क्या बात कही गई है। दूसरे लेख में अशोक द्वारा विजित राज्यों एवं चोल पांड सतीय पुत्र केरल पुत्र जिनको आप चेर के नाम से जानते हैं, ताम्रपर्णी अंत्योक यवन राज और अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक कह रहा है कि जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं वहां पर मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का विशिष्ट प्रबंध होना चाहिए। ये बात किस लेख में कही गई है, ये बात अशोक के द्वितीय शिलालेख में कही गई है। अब यहाँ पर देखिए आठवां लेख, जो आठवां शिलालेख है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ बताया गया है। आठवें लेख में देखा जाए तो अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक का जो धम्म यात्रा है उसका उल्लेख किस लेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है, तो ये आठवें शिलालेख में मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे और पूछा गया है कि धम्मदान का उल्लेख कहां पर मिलता है। ठीक है, तो जो 11वां लेख है यहां पर धम्मदान का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ जो 13वां लेख है ना ये अशोक का सबसे बड़ा लेख है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख कहां पर मिलता है, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन यहां पर देखा जाए ये 13वें शिलालेख में मिलता है। और ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इवन यूपीपीसीएस 2022, ठीक है, 2022 में पूछा गया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें तो आप सिर्फ सीमित मत रहिए बीपीएससी तक कि बीपीएससी ने जो पूछा या 40वीं बीपीएससी से लेके
70वीं बीपीएससी तक का पीवाईक्यू आपने देखा, फिर साइड कर दिया, हटाओ, हमको यूपीपीसीएस से कोई मतलब नहीं। आप अक्सर देखेंगे कि बीपीएससी जो सवाल पूछता है वो यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू, इवन यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं ना, उनको सीधे सीधे उठा के वो सवाल पूछ लेता है। ठीक है, उसमें जो सिंपल सवाल यूपीपीसीएस या यूपीएससी में जो सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं, उनको सिंपली उठा के वो बीपीएससी में पूछ लेता है। जब आप पीआईक्यू पूरा पढ़ेंगे, पूर्वावलोकन आप पढ़ेंगे, तो इस चीज को आप महसूस खुद से भी करेंगे। ये सवाल यूपीपीसीएस का था, बीपीएससी ने पूछ लिया। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण ही दे देता हूं, सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। 2018 यूपीपीसीएस और 64th बीपीएससी, ठीक है, ये हुआ था आई थिंक 15 दिसंबर को, और ये यूपीपीसीएस 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था, ये हुआ था आई थिंक 27 या 28 अक्टूबर को। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आया, यूपीपीसीएस का एक सवाल था, उसमें पूछा गया, डायरेक्टली पूछा गया कि जो आइंस्टीन थे ना, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। ये एक सिंपल सा सवाल पूछा गया कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। 4 ऑप्शन थे यहाँ पर यूपीपीसीएस में, ए बी सी डी। सेम ऑप्शन वहां पे भी था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, या 2-3 अन्य और ऑप्शन दे रखे थे वहां पर। ठीक है, और 64th बीपीएससी में देखा जाए तो सेम यही सवाल टू द कॉपी, ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर जो सापेक्षता का सिद्धांत लिखा था, तो यहाँ भी ऑप्शन ए में सापेक्षता का सिद्धांत ही लिखा था। यहाँ देखा जाए तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऑप्शन बी में लिखा था, तो यहाँ भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऑप्शन बी में लिखा था। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो एज इट इज कॉपी कर लिया गया। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप जब एग्जाम बीपीएससी का देने जा रहे हैं तो आप पीवाईक्यू में सिर्फ बीपीएससी का ही जो बिहार पीसीएस के लिए ही पूछा गया वही आप पढ़ेंगे। जो आपके पीवाईक्यू हैं, आप पूर्वावलोकन को अच्छे से पढ़िए। यूपी का पीवाईक्यू है, एमपी का पीवाईक्यू है, झारखंड का पीवाईक्यू, कहीं का भी पीवाईक्यू है, मतलब वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो लोक सेवा आयोग है वो अक्सर एक दूसरे की जो अच्छी चीजें होती हैं उनको कॉपी करते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, तो वो पूछेगा जरूर से जरूर। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भी भेजा था। अपने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां उसने दूत भेजे थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य जो थे वो कौन कौन से थे? चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी बताए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए दक्षिण सीमा वाले कौन कौन से राज्य बताए हैं, किनका किनका वर्णन मिलता है अशोक के द्वारा। देखा जाए तो उनके शिलालेखों में तो ताम्रपर्णी का वर्णन मिलता है, केरल पुत्र का वर्णन मिलता है, सतीय पुत्र का वर्णन मिलता है, पांड्य का वर्णन मिलता है और चोल का वर्णन मिलता है। ठीक है, और बताया था अपने द्वितीय शिलालेख में कि यहाँ पर मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी इलाज किया जाए। ये बात अशोक ने कही थी अपने द्वितीय शिलालेख में। अब हम वैशाली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैशाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित, ये कहां पर अवस्थित है? यहां पर देखा जाए बिहार में अवस्थित है, बिहार के वैशाली में। ठीक, जो सिंह शीर्ष बिहार में कहां अवस्थित है? वैशाली में अवस्थित है। अब अशोक के कुछ गुहा लेख है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। यहां पर देखा जाए तो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख के बारे में कुछ पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लौरिया अरेराज बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है। उसके बाद हम देखें जो रामपुरवा स्तंभ लेख है, ये कहां पर अवस्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। आगे देखें लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहां पर अवस्थित है? लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। तो दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लौरिया अरेराज्य और लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया अरेराज्य पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ जो है ये पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं अशोक के स्तंभ लेख और उनकी अवस्थिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वो कहाँ पर अवस्थित है? वर्तमान स्थिति की बात की जा रही है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है वर्तमान में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख देखा जाए तो ये भी दिल्ली में अवस्थित है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा देखा जाए तो उठवा के दिल्ली में रखवा लिया गया था। प्रयाग जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से मिला था और उसके बाद इसको अकबर के द्वारा देखा जाए तो प्रयागराज में रखवा दिया गया था, प्रयागराज के किले में। इलाहाबाद प्रयागराज के किले के अंतर्गत अवस्थित है। लौरिया अरेराज जो स्तंभ लेख है वो कहाँ पर अवस्थित है? ये पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। उसके बाद देखा जाए तो लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। उसके बाद देखें तो रामपुरवा या रामपुरवा स्तंभ लेख जो है इसका एक हिस्सा राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, दूसरा हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में अवस्थित है। मूल स्तंभ कहां पर मिला था? ये पश्चिमी चंपारण में मूल स्तंभ इसका मिला था रामपुरवा का। ठीक है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है वहां पर अवस्थित है, वहां पर रखा गया है, और दूसरा हिस्सा देखा जाए तो भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में अवस्थित है वहां पर रखा गया है। ठीक है, चलिए संकिसा या संकासय स्तंभ लेख ये कहां पर अवस्थित है? संकिसा तो प्राचीन नाम ही है फर्रुखाबाद का। ठीक है, तो संकिसा स्तंभ लेख जो है अवस्थित कहां पर है? ये जिला प्रयागराज जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। रामपुरवा या रामपुरवा स्तंभ लेख दो भाग है। एक रामपुरवा बैल जो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रखा गया है, दूसरा जो है ये सिंह स्तंभ है, ये कहां पर अवस्थित है? ये कोलकाता में अवस्थित है। तो जो दो स्तंभ है ना, दो भाग हैं। ठीक है, ये कहां कहां पर? जो बैल की आकृति है वो तो राष्ट्रपति भवन में रखी है, और जो सिंह की आकृति है ये राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। अब यहाँ पर जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मौर्य प्रशासन किस तरीके से कार्य करता था, हायरार्की किस तरीके से थी, सम्राट से लेकर ग्राम समाज तक जो अवस्थिति थी वो किस प्रकार चलती थी, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर होता था सम्राट, या इवन सम्राट छोड़िए, हम सबसे नीचे से बात करेंगे। जब हम ग्रास रूट लेवल से चर्चा करेंगे तो ऊपर बढ़ते बढ़ते हम सम्राट तक पहुंचेंगे। सबसे निचला भाग होता था वो ग्राम होता था। ग्राम के ऊपर देखा जाए तो संग्रहण होता था। संग्रहण के ऊपर देखा जाए तो खरवाटिक होता था। खरवाटिक के ऊपर जो देखा जाए तो द्रोणमुख होता था। द्रोणमुख के ऊपर स्थानीय होता था। स्थानीय के ऊपर आहार होता था। आहार के ऊपर मंडल होता था। मंडल के ऊपर देखा जाए तो प्रांत होता था, और प्रांत के ऊपर देखा जाए तो सम्राट आता था। इस क्रोनोलॉजी को आपको याद रखना होगा। सवाल कैसे पूछा जाता है? सीधे सीधे पूछा जाता है, क्रम के अनुसार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए रहेगा, फिर ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछ लिया नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि ग्राम से ऊपर के क्रम में आपको व्यवस्थित करना, तो याद रखना होगा कि ग्राम के ऊपर कौन आता है? संग्रहण आता है। संग्रहण के ऊपर कौन आता है? खरवाटिक आता है। खरवाटिक के ऊपर द्रोणमुख आता है। द्रोणमुख के ऊपर स्थानीय आता है। स्थानीय के ऊपर आहार आता है। आहार के ऊपर मंडल, और मंडल के ऊपर प्रांत, और प्रांत के ऊपर आता है सम्राट। और ऊपर से नीचे के क्रम में पूछे तो सम्राट के बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद आहार, आहार के बाद आहार के बाद देखा जाए तो स्थानीय, स्थानीय के बाद द्रोणमुख, आहार के बाद स्थानीय, स्थानीय के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खरवाटिक, खरवाटिक के बाद संग्रहण, और संग्रहण के बाद अंतिम में आएगा ग्राम। ठीक है, तो ये है प्रशासन की, देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर है मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में लगभग 50 मिनट का ये हमारा वीडियो रहा, और इस 50 मिनट के वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा थे उन सब के बारे में अपने इस वीडियो में हमने चर्चा की। ये क्लास 3 है, और इसके बाद आएगा क्लास 4। उम्मीद रहेगी कि वो वीडियो भी आज ही आपको मिल जाए। वो वीडियो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब और ऐप दोनों पर पब्लिक है। ठीक है, इस वीडियो को, ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे हैं ऐप पर और यूट्यूब पर। इसका अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 4 वो आएगा ऐप पर। ठीक है, और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस आते रहेंगे ऐप पर, हमारी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। लेकिन जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर बीच बीच में वीडियोस आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और जो बेसिक फ़ायदा, जो मूलभूत फ़ायदा है, वो जिन लोगों ने कोर्स को परचेज कर रखा है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता रहे साथ साथ में, क्योंकि उन्होंने पूरा विश्वास करके कोर्स को परचेज भी कर रखा है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।